हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम चैनल में। तो आज हम 25 से 31 अगस्त के बीच में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, मैन मेड फेमाइन इसराइल गाजा से रिलेटेड है, वर्स्ट हिट सेक्टर्स बाय यूएस 50% टैरिफ, रेशनल रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ्स, द जेंडर एंगल टू इंडियाज़ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। तो इस आर्टिकल में जो भी नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बना है इसके बारे में बताया है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया गया, जो फिलहाल एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो नाम क्या है? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसमें डाटा दिया हुआ है कि गवर्नमेंट डाटा क्या कहता है कि भारतीय हर साल रियल मनी गेम्स में लगभग 15,000 करोड़ अपना गंवा रहे हैं। रियल मनी गेम्स माने जिन गेम्स में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। WHO ने रियल मनी गेम्स को कंपल्सिव बिहेवियर यानी लत वाली जो आदत लग जाती है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी जो मानसिक विकृतियाँ आती हैं इसको खेलने से, और जो फाइनेंशियल हार्डशिप वगैरह आती हैं इनसे इनको लिंक किया है। ठीक है, रियल मनी गेम्स खेलने से ये समस्याएं आती हैं। ठीक, रियल मनी गेम को बैन करने का भी एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इसमें लगभग 2 लाख लोगों का जो है इसमें रोजगार खतरे में पड़ गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। एक्ट ने जितने ऑनलाइन गेम्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला ई स्पोर्ट्स, दूसरा सोशल गेमिंग, तीसरा रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग सेगमेंट को बढ़ावा देगा, पर हर तरह के जो रियल मनी गेम्स हैं यानी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उनको बैन करेगा और उनका एडवर्टाइजमेंट भी बैन करेगा। यहाँ पर एक्ट ऑनलाइन मनी गेम को डिफाइन करता है। ऑनलाइन मनी गेम ऐसे गेम हैं जिन्हें एक फ़ीस पेमेंट के बाद खेला जा सकता है और जिनको जीतने पर कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, है ना, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, चाहे वो क्रेडिट हो, कॉइन हो, चाहे वर्चुअल मनी हो, जिसे पैसे में कन्वर्ट किया जा सके, भले ही वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो। इन्हें हम ऑनलाइन मनी गेम्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो, ये सारे ऑनलाइन मनी गेम्स हैं। ठीक है, ई स्पोर्ट्स को भी डिफाइन किया है। ई स्पोर्ट ऐसे गेम हैं जिन्हें नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया है और रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। ऐसे गेम ई स्पोर्ट्स होते हैं। इन्हें भी खेलने के लिए एक रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेशन फीस लग सकती है। ठीक है, और जीतने वाले को एक प्राइज मनी भी दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब तो आपने बहुत खेला होगा। पर अगर सोशल गेमिंग की बात करें तो इसका कोई लीगल डिफिनीशन नहीं है। इसका एक ब्रॉडर कैटेगरी इसमें बताया गया है। कुछ गेम्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइसेस में खेल सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं जिनको हम इंटरनेट के माध्यम से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन सोशल गेम्स को रिक्रिएशनल या एजुकेशनल पर्पस के लिए बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या पनिशमेंट है। इसमें कह रहा है ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेम्स और इंगेजिंग इन ट्रांजैक्शन और ऑथोराइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द सेम विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑफर करने वाली कंपनियां, किसी प्रकार के फंड के ट्रांजैक्शन को ऑफर करने वाली जो कंपनियां इंडिविजुअल जो भी हैं, इनके लिए 3 साल जेल का प्राविधान है और 1 करोड़ का फाइन लग सकता है या दोनों लग सकता है। और यदि अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ऐसे लोगों को 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है या 50 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS 2023 है, उसमें ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल यानी जिसमें पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, एंड नॉन बेलेबल यानी इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो ऐसे ऑफेंसेस को इस कैटेगरी में रखा गया है। किसके अंतर्गत? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत। एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी है, सर्टिन जिसको बोलते हैं। यही जो है ब्लॉक करती है ऐसे ऐप्स को जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ज़रूरत पड़ने पर सर्टिन इंटरपोल की भी सहायता ले सकती है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करती है हर नेशन की। ठीक है, तो सर्टिन इसका भी सहायता ले सकती है। अच्छा, इस एक्ट में प्लेयर्स पर कोई भी पीनल एक्शन की बात नहीं कही गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है?
केंद्र सरकार बना सकती है। एक्ट ने केंद्र सरकार को ये पावर दिया है टू नोटिफाई कॉन्स्टिट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और किस लिए इसको बनाया जाएगा? ताकि ये ऐसे ऐप्स की पहचान कर सके, उनको कैटेगराइज कर सके और रजिस्टर कर सके ऑनलाइन गेम्स को। तभी तो उनको रेगुलेट कर पाएंगे ना, जब उनको हम कैटेगराइज कर पाएंगे। माइनर्स अगर खेलते हैं सोशल गेम या ई स्पोर्ट तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। और इस एक्ट में ये भी बात कही गई है कि जो ऑनलाइन सोशल गेमिंग है, जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होते हैं या एजुकेशनल पर्पस के लिए गेम होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए अलग से बजट भी दिया जाएगा। कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, अलग से बजट बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस एक्ट की ज़रूरत क्या थी। पहला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियल मनी गेम्स में इन्वॉल्व थे और अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी जिसमें भारतीयों ने अपना हज़ारों करोड़ों रुपए अपना सब गंवा दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी एक्ट की ज़रूरत थी। दूसरा कह रहा है पार्लियामेंट्री पैनल की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया है कि ये जो गेमिंग पोर्टल्स होते हैं ये टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए एजेंट का काम कर रहे हैं, यानी कि इन गेमिंग पोर्टल के माध्यम से टेरर फंडिंग भी हो रही है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए भी इस एक्ट की ज़रूरत थी। तीसरी की आवश्यकता थी, ये लोग टैक्स इवेजन भी करते हैं, यानी टैक्स नहीं भरते हैं, जितने नियम कानून हैं उनका पालन नहीं करते हैं। तो इस वजह से इन पर कड़ाई करना जरूरी था, इस वजह से भी ये एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। चौथा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक फाउंड दैट चाइनीज़ ऐप हैज़ डिफ्रॉडेड इंडियन यूजर्स, ठीक है। अब देखो फ्रॉड भी बहुत होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के जो बेटिंग या गैम्बलिंग होता है उसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। तो ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए भी इस एक्ट की ज़रूरत थी। ये चीज़ यहाँ पे समराइज़ किया है कि जो अनचेक्ड एक्सपेंशन है ना रियल मनी गेम्स का, वो क्या करता है? फाइनेंशियल फ्रॉड को बढ़ावा देता है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है, टैक्स इवेट करता है, ठीक है, और भी बाकी बहुत सारी अनलॉफुल गतिविधियों में इन गेमिंग पोर्टल्स की संलिप्तता पाई गई है, ठीक है। तो ये एक समरी था। अब एक्ट कहता है कि अभी भी जो गेमिंग फर्म्स हैं ना, जो ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन यानी बाहरी विदेशों से ऑपरेट करती हैं, वो बाईपास कर जाती हैं डोमेस्टिक लॉज को, यानी उन पर डोमेस्टिक कानून उन पर लागू नहीं होता है, जिस वजह से भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन्हें रेगुलेट करने में, ठीक। और क्या क्या कंसर्न्स हैं? पहला है कि एक्ट प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। एक्ट कह रहा है कि हम बहुत रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे, बट इसके जो प्रोविजंस है इनमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यानी इनमें इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक, ये कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि गेमिंग कंपनी है ना, अभी भी जो डोमेस्टिक लॉ है उसको बाईपास कर सकती हैं। कैसे? वीपीएन के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कैश प्ले के माध्यम से और बाकी अदर मैकेनिज्म के माध्यम से भी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नया नियम के आने के पहले ही उसका तोड़ आ जाता है। उसी तरह से गेमिंग कंपनियों के पास भी ये तोड़ है कि वीपीएन वगैरह या बाकी अदर मैकेनिज्म्स का यूज़ करके जो हमारा डोमेस्टिक कानून है उसको भी बाईपास कर सकते हैं। तो ऐसे ही गेमिंग कंपनीज़ को भी रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है। अगला कंसर्न क्या है कि ये एक्ट जो है चाहे गेम स्किल पर आधारित हो या चांस पे आधारित हो, इनमें कोई अंतर नहीं करता है। तो जब इनमें कोई अंतर नहीं करता है तो क्रिटिक कहते हैं कि ये हमारे आर्टिकल 19(1)(g) में जो हमको राइट मिला है टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, इस अधिकार का ये उल्लंघन करता है हमारे, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इसमें ब्लैंकेट बैन लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि जो बेटिंग और गैम्बलिंग है वो किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है इनको रेगुलेट करने का या इन पर टैक्स लगाने का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसमें काफ़ी डिटेल में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बारे में बताया गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। मैन मेड फेमाइन। फेमाइन का मतलब यहाँ पर होता है फूड की कमी होना, फूड शॉर्टेज। यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड मस्ट स्टॉप इजराइल फ्रॉम एनिहिलेटिंग गाजा थ्रू स्टारवेशन। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में जो वॉर चल रहा है ना, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो गाजा पर, उसके बारे में इस पर डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बहुत बैकग्राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से कंटिन्यूसली इजराइल गाजा को घेरने में लगा हुआ है, ठीक है। वो गाजा को हर तरफ से ब्लॉक कर रहा है। देखो यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये है पूरा एरिया इजराइल, यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप 3 तरफ से इजराइल से घिरा हुआ है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे पैलेस्टीनियन के लोग बसे हुए हैं और इजराइल यहाँ से कम्प्लीटली इनको हटाना चाहता है क्योंकि ये इसको अपनी टेरिटरी मानता है।
तो अब समझिए, गाजा स्ट्रिप जब इजराइल से ही घिरा हुआ है तो इजराइल चाहे तो इसका इसेंशियल सर्विसेज, फूड वगैरह सारा यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, है ना। यही चीज़ इस आर्टिकल में कही गई है। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC, a United Nations backed body, confirmed that entirely man-made famine is unfolding in Gaza's largest city and its surrounding areas, the first officially declared famine in West Asia. इसमें कह रहा है कि वेस्ट एशिया में पहली बार फेमाइन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये भी पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होगा। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ मैन मेड फेमाइन, बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजन्स, ठीक है। इंटायरली ये केवल और केवल मैन मेड ही है, इसमें ये फेमाइन नेचुरल कहीं से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने हर तरफ से घेर रखा है। यहाँ पे ना एसेंशियल सर्विसेज आने दे रहा है, ना फूड आने दे रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि ये यहाँ पर जो हमास है या पैलेस्टीनियन के पीपल है वो कम्प्लीटली वाइप आउट कर जाएं, यहाँ से चले जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है इजराइल हैज़ लॉन्ग इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स एंटरिंग गाजा दैट हैज़ बीन अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड सिंस 2007। 2007 से ही गाजा को इसने घेर के रखा हुआ है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। और 2023 में जब हमास ने हमला किया, सरप्राइज़ अटैक था वो, उसके बाद से इजराइल ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको और टाइट कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इसेंशियल सर्विसेज पहुँच रही हैं, बहुत ही लिमिटेड रूप में फूड वगैरह पहुँच रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ न्यू US एंड इजरायली बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन रिप्लेस्ड प्रीवियस यूनाइटेड नेशंस लेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो US और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने यूनाइटेड नेशंस का जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखो, गाजा को पहले ही इसने घेर रखा है और यहाँ की जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी थी उसको भी हटा दिया गया और अब यहाँ पे इजराइल की एजेंसी आ गई। अब वहाँ पे अपनी ही एजेंसी भी लगा दिया, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी को हटा के गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन अपना ही एजेंसी वहाँ पे लगा दिया जो कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से वहाँ पे एकदम कंप्लीट कंट्रोल कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर हम लिमिटेड अमाउंट में फ़ूड दे रहे हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो जब वो फूड वहाँ पे पहुँचाया जाएगा तो वहाँ पे बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे, तो क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस क्राउड कंट्रोल के नाम पे इजरायली ट्रूप्स और GHF जो एजेंसी है लोगों को मार भी रहे हैं और उनका जो एक्सक्यूज़ है वो ये है कि हमको क्राउड कंट्रोल करना है। यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स के अनुसार 1300 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया है क्राउड कंट्रोल के नाम पे फूड सेंटर्स पे, ठीक है। डिस्पाइट हमास एक्सेप्टेंस ऑफ द लेटेस्ट सीज फायर प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय कतर एंड इजिप्ट, इजराइल हैज़ इंटेंसिफाइड अटैक्स ऑन गाजा सिटी। कतर और इजिप्ट मीडिएशन कर रहे हैं। उन्होंने एक सीज फायर प्रपोजल पुट किया था जिसे हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, बट इजराइल कह रहा है कि अब हम कोई सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब हम हमास और पैलेस्टीनियंस को गाजा स्ट्रिप से कम्प्लीटली वाइप आउट करके ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार बैकग्राउंड ज़रूर आप देख लीजिएगा, वो अगर हम यहाँ बताएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल है विच सेक्टर्स आर वर्स्ट हिट बाय टैरिफ। जो अभी 50% टैरिफ अभी स्टार्ट हो गया है 27 अगस्त से, इन टैरिफ्स का प्रभाव किन सेक्टर्स पे ज़्यादा पड़ रहा है भारत में, इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। एक बात याद रखना है कि ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 इकोनॉमिक्स दोनों में ये सवाल पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द 50% टैरिफ इम्पोज्ड बाय US ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन अगस्त 27, यानी 27 अगस्त से वो 50% टैरिफ चालू हो गए हैं, लग गया है भारत के इम्पोर्ट्स पे। अब देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स यहाँ पे वर्स्ट अफेक्टेड हैं। यहाँ पे लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स कैन बी अराइव्ड एट बाय लुकिंग एट 3 मेट्रिक, यानी 3 पैमानों की बात की गई है जिसके माध्यम से हमको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स ज़्यादा प्रभावित हैं। पहला क्या है, द अमाउंट एक्सपोर्टेड टू US इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी कितना ज़्यादा अमाउंट कौन सा सेक्टर US को एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होगा। दूसरा, शेयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन दैट सेक्टर्स टोटल एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, और अमेरिका का उस सेक्टर में कितना एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे, ये भी डिसाइड करेगा कि वो सेक्टर कितना प्रभावित हुआ। और तीसरा है द फाइनल टैरिफ दैट सेक्टर इज़ फेसिंग। भाई देखो, कुछ टैरिफ पहले से लगा हुआ रहता है, अब नया टैरिफ 50% और लग गया है, तो अब टोटल कितना टैरिफ उसमें लग गया है, ये बात भी डिसाइड करता है कि उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उस सेक्टर पर, है ना। इफ़ अ सेक्टर एक्सपोर्ट्स अ लार्ज अमाउंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, US forms a major part of its total exports
tariffs are high, the pain felt by the sector will likely be high. अगर एक सेक्टर अमेरिका को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका उस टोटल एक्सपोर्ट का वर्ल्ड लेवल पे एक मेजर पार्ट है और उस पर टैरिफ भी हाई है, जो सबसे ज़्यादा टैरिफ्स का प्रभाव पड़ेगा उसी सेक्टर पे पड़ेगा। ना कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 2.4 बिलियन वर्थ ऑफ श्रिम्प, मेकिंग अप 32% अराउंड ऑफ टोटल श्रिम्प एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे श्रिम्प का जो एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। श्रिम्प क्या होता है, वो झींगा मछली होता है। तो इसका एक्सपोर्ट लगभग 2.4 बिलियन का भारत करता है अमेरिका को, जो कि टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 32% है। अब यहाँ पे पहले से ही काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगी हुई थी, अब इस पे 50% और जुड़ गया टैरिफ, तो टोटल 60% हो गया। तो इस प्रकार 60% टैरिफ लग रहा है श्रिम्प पे। तो 60% अगर किसी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा या घटेगा? कमेंट करके जल्दी बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, है ना। तो ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर है। देखो यहाँ पे प्रभाव भी दिया हुआ है। इसका जो एक्सपोर्ट है लगभग 20% घट गया था। कब? जब 25% टैरिफ लगा था, और अब तो 60% लग गया। तो अब समझ लीजिए कि ये कितना परसेंट घटने वाला है, लगभग 40% के आसपास इसका एक्सपोर्ट घट जाएगा। अगला सेक्टर है डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है, इसका हम लगभग 10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, ठीक है। और अमेरिका इस एक्सपोर्ट का लगभग 40% हमारे यहाँ अकाउंट करता है। अब इसमें टैरिफ पहले 2.1% था, अब 50% बढ़ने के बाद टोटल टैरिफ हो गया 52%। तो ऑब्वियसली जब इसका एक्सपोर्ट कम होगा तो इसका प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक। तो ये सबसे बड़ा प्रभावित एरिया है। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगला सेक्टर है टेक्सटाइल और अपैरल, कपड़ों वाला जो सेक्टर है ना। ये हम एक्सपोर्ट करते थे लगभग 11 बिलियन के आसपास, और ये अमेरिका इस एक्सपोर्ट का लगभग 35% अकाउंट करता है। पहले से ही उसमें लगभग 14% टैरिफ था, अब 50% और बढ़ गया तो लगभग हो गया 64%। तो अब समझिए कि ये भी गया काम से, ये सेक्टर भी। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि तिरुपुर एक्सपोर्टर्स आर रशिंग शिपमेंट्स वाइल कैंसलिंग न्यू स्टाइल्स, मतलब नया ऑर्डर भी नहीं ले रहे हैं और जो पुराना है उनको किसी तरह से अब जल्दी जल्दी निकाल भी रहे हैं। तो ये चीज़ हो रहा है। अगला सेक्टर है कारपेट सेक्टर। इस पे भी लगभग 57% का टैक्स बन रहा है, टैरिफ बन रहा है। तो ये भी गया काम से, है ना। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, शूज़ है, फर्नीचर है, बेडिंग है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब पर प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे दिया है विच सेक्टर्स विल सी अ मोर मॉडेस्ट इम्पैक्ट, मतलब जो वर्स्ट हिस्से उनकी बात की। अब उनकी बात करेंगे जिनमें थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है, बट इन सेक्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स वाला है, यहाँ पे दिया है कि लगभग 13% का टोटल एक्सपोर्ट होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, पर अब 54% टोटल इंपोर्ट टैरिफ लगने के बाद इसका जो एक्सपोर्ट है ऑब्वियसली वो कम होना ही होना है। इसी तरह अगला सेक्टर है स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर का। ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 17% होता है, ठीक। अब इस पर भी जब टैरिफ लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी एक्सपोर्ट कम होना है। यहाँ पे दिया है द टैरिफ थ्रेटन्स टू डिसरप्ट जॉब्स in stainless steel, aluminum casting, copper semi-finished goods, putting severe pressure on small and medium exporters reliant on United States order। ये लगभग हर सेक्टर में यही हाल होने वाला है। हर सेक्टर में जॉब्स डिसरप्ट होंगी, प्रोडक्शन कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, रेवेन्यू कम होगा। इसी तरह मशीनरी का सेक्टर है, ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 20% बनाता है, बट इसका भी अब एक्सपोर्ट कम होगा। तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स पे ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ डिपेंडेंट। तो अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? गवर्नमेंट अब क्या स्टेप्स ले रही है? पहला, स्वदेशी मंत्रास एंड आस्किंग इंडियंस टू गो वोकल फॉर लोकल एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट। स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी वाली बात हमेशा हिस्ट्री से ही आई है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने की बात कही जा रही है। लोकल के लिए वोकल होने की बात है, यानी अपने लोकल ब्रांड्स को ही ख़रीदा जाए ताकि उनको भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो भी धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव बनेंगे, क्वालिटी ठीक करेंगे। और जब हम लोकल सामान खरीदेंगे तो हमारा जो इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा। ये चीज़ सरकार चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। और क्या करना चाह रही है? मल्टी मिनिस्ट्री प्लान बना रहे हैं, यानी
कई मिनिस्ट्रीज़ प्लान बना रहे हैं कि जो अभी शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स को जो नुकसान हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए। और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रयास कर रही है कि एक सामान को हम एक ही जगह न भेजते रहें, कई जगह पे भेजेंगे तो अगर किसी एक देश के साथ किसी कारणवश रिश्ते ख़राब होते हैं या वहाँ पे एक्सपोर्ट कम होता है किसी कारण से, तो उस सेक्टर को ज़्यादा नुकसान ना हो। और जो अपने एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनका बेटर यूज़ करने के लिए एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स उठा रहे हैं। अब 50% टैरिफ लगने के बाद इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, इस बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ऑब्वियसली GS2 IR से ही रिलेटेड है। इसमें कहा है इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर लेवल हेडेड एक्शन इन द वेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट टैरिफ। यानी इंडिया ने अभी तक जो भी एक्शन लिए हैं वो बहुत मैच्योरिटी भरे रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म भरे रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं। इंडिया ने अभी तक प्रोवोकेशन में आके कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया है। ठीक है, यही इसमें है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ खास नहीं है, बट ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा है। तो इंडिया का रिस्पॉन्स मैच्योरिटी भर रहा है, वो अभी अमेरिका के प्रोवोकेशन में नहीं आया है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रीज़ को क्या कह रही है, रीअश्योर कर रही है। कैसे, उनको इंसेंटिवाइज़ कर रही है कि अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करो, उसके लिए पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनके नुकसान की भरपाई के लिए भी मिनिस्ट्रीज़ प्लान बना रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉजिटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, रादर देन अनाउंसिंग फ्लैशी फिस्कल इंसेंटिव्स गवर्नमेंट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड अवेयरनेस दैट सच इंसेंटिव्स वुड हार्डली मेक अ डेंट इन द फेस ऑफ 50% टैरिफ्स। कि बहुत ही फ्लैशी फिस्कल इंसेंटिव्स यानी मतलब भारी मात्रा में सब्सिडी देना या कुछ ऐसा करना, ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इंस्टेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज़ को अवेयर कर रही है कि इंसेंटिव देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, इंस्टेड गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन व्हाट कैन इफेक्टिवली एड्रेस सच एज इम्पेंडिंग लिक्विडिटी क्रंच एक्सपोर्टर्स आर गोइंग टू फेस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है उन एक्शंस पे जिनसे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हो। एक्सपोर्टर्स के जो मेन मुद्दे हैं उन पर विचार कर रही है। कोई फिजिकल इंसेंटिव देने से कोई फ़ायदा होने वाला वैसे भी नहीं है। तो ये बहुत ही मैच्योरिटी भरा कदम है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के और कौन कौन से मैच्योरिटी वाले कदम हैं, एक है डुअल अप्रोच ऑफ रीकिंडलिंग डायलॉग्स विद चाइना। मतलब कि एक डुअल अप्रोच अपना रहे हैं जिसमें एक स्टेप है कि चाइना के साथ फिर से डायलॉग स्टार्ट हो, और दूसरा GST रेट कट्स, GST के रेट्स को रेशनलाइज किया जा रहा है ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो सामान है वो यहाँ पर भी बिकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनका जो नुकसान है वो कम होगा। और अगर चाइना के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन बना तो वहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट जाएगा, तो जो US को जाता था कुछ सामान चाइना को जाएगा, तो यहाँ से भी एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। और ये लॉन्ग टर्म के फ़ायदे हैं, शॉर्ट टर्म के फ़ायदे बिल्कुल नहीं हैं। GST रेट कट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, PM मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि इस बार डबल धमाका होगा, डबल दिवाली। तो यही चीज़ होने वाला है। और क्या करने वाली सरकार, ईजिंग द नॉर्म्स लेड आउट इन द COVID-19 एरा, प्रेस नोट 3 विच कर्टेल्स चाइनीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कोविड के टाइम पे चाइनीज़ FDI को काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, अब उसमें कुछ ईजिंग की बात करेंगे, कुछ सेक्टर्स में अब फिर से अलाउ करेंगे चाइनीज़ FDI को, और साथ में नेशनल सिक्योरिटी को भी सेफ गार्ड करेंगे। ऐसे भी कदम उठाएंगे ताकि चाइनीज़ FDI से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छे कदम हैं, इनको अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं वे फॉरवर्ड में, सजेशंस में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल है द जेंडर एंगल टू इंडियाज़ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। मतलब कि जो इंडिया की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जैसे 50% टैरिफ लगा तो अभी इंडिया की इकॉनमी बहुत ही कांटों भरे रास्तों से गुजर रही है, तो इसका जेंडर यानी विमेन पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? नहीं ना, तो अब चलिए मिल के सोचते हैं। ये GS1 सोशल इशू में भी आएगा क्योंकि उसमें विमेन इश्यूज़ की बात होती है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा क्योंकि ये 50% टैरिफ का भी इसमें प्रभाव है। एंड GS3 इकोनॉमी में भी आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी बात इकोनॉमी की ही है। यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स विमेन। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, यही डायरेक्ट उठा के एग्ज़ाम में दे देगा UPSC मेंस में। क्या कहेगा,
द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीमेन, या तो ये ऐसे में आ जाएगा या तो इसको कह देगा कि क्रिटिकली एनालाइज करिए, है ना, GS 1 में या 3 में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें लाइन मिला हुआ है। क्या कह रहा है ये कि किसी नेशन की मजबूती, वहाँ का विमेन एम्पावरमेंट कैसा है उस पर निर्भर करता है। एंड इंडियाज़ फेलियर टू इकोनॉमिकली एम्पावर हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़न्ट जस्ट अ सोशल कंसर्न, इट इज़ नाउ अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी। और विमेन हमारे पॉपुलेशन का लगभग 50% है, ठीक। अगर यही इनका ही एम्पावरमेंट नहीं होगा तो हमारी इकॉनमी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ में है। यहाँ पे लिखा द टैरिफ थ्रेटन टू डीस्टेबलाइज एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन वीमेन। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पे। जो टैरिफ लगा है उससे क्या हो रहा है कि जो मिलियंस ऑफ इंडियन वीमेन है उनके रोज़गार पे खतरा मंडरा रहा है। कहाँ कहाँ पे विमेन का कंसंट्रेशन है? टेक्सटाइल वाले एरिया में, जेम्स वाले में, लेदर, फुटवेयर सेक्टर्स, ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव वाला काम है वहाँ पे ज़्यादातर विमेन काम कर रही हैं और उनमें भी ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में। टैरिफ्स की वजह से क्या होगा, इन सेक्टर्स का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 50% कम होगा, लगभग। जब एक्सपोर्ट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकी जॉब भी खतरे में पड़ जानी है। यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ एग्जिस्टिंग लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ रिमेन्ड स्टक बिटवीन 37 and 41%, फार बिलो द ग्लोबल एवरेज एंड चाइना 60%। ग्लोबल एवरेज और चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 60% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर इंडिया का कंपेयर करें इसके मुताबिक तो हमारे यहाँ लगभग 37 to 41% के पास है, जो कि अभी ग्लोबल एवरेज या चाइना के एवरेज से बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्लोजिंग द जेंडर गैप कुड बूस्ट इंडियाज़ GDP बाय 20%। IMF के अकॉर्डिंग अगर हम इस जेंडर गैप को इसके बीच का जो गैप है अगर हम इसको किसी तरह से कम कर लेते हैं तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो लगभग 27% बढ़ जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है ना। पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ड्यू टू कल्चरल कंस्ट्रेंट, वही पैट्रियार्की माइंडसेट है ना, पॉलिसी इनर्सिया, ऐसी पॉलिसीज़ ही नहीं कभी बनी, या ऐसी पॉलिसीज़ जो विमेन को इंसेंटिवाइज़ करे, सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज़ करे कि विमेन को हायर किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ या तो नहीं है या तो उनका जो है अनुपालन नहीं हो रहा है। और भी बाकी कई सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं जिनसे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, जैसे लैक ऑफ सिक्योरिटी है ना, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, मैटरनिटी लीव है और पे गैप है, मेन को ज़्यादा मिलता है पैसा और सेम पोस्ट पे, और सेम पोस्ट पे वीमेन को कम मिल रहा है। तो ये सारी बैरियर्स हैं जिनकी वजह से भी वीमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, a period where the working age population vastly outnumbers dependents, this window could close by 2045। यानी कि जो हमारा अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कौन सा वर्किंग एज पॉपुलेशन है? 15 to 59। ये जो पॉपुलेशन है अभी बहुत ही मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और 2045 तक यही पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट हो जाएगी, ओल्ड एज में पहुंच जाएगी। अब समझ में आ रहा है आप लोग को कि मोदी जी क्यों कहते हैं कि 2047 तक हमें विकसित हो जाना है? क्योंकि हमारे पास यही एक मौका है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये 2045 तक डिपेंडेंट हो जाएगी, ओल्ड एज होम पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो इनको इंसेंटिवाइज़ करे, इनका यूज़ कर सके कंट्री की डेवलपमेंट में, ठीक। टैरिफ्स की वजह से कुछ कंसर्न्स भी हैं कि भाई कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो रूरल महिलाएं हैं वो ज़्यादातर कौन सा काम करती हैं? अनपेड और लो प्रोडक्टिविटी वाला फैमिली वर्क करती हैं। तो 50% टैरिफ की वजह से इनका जो अनपेड या लो प्रोडक्टिविटी वर्क है उसका बेनिफिट कम होगा, उसका रेवेन्यू कम होगा, इनकी लाइवलीहुड पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा बुरा असर किन पे पड़ेगा? अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फीमेल वर्कफोर्स जो है लगभग स्टैगनेंट है, एक कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स। मैंने अभी बताया सेफ्टी का इशू है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है,
सैनिटेशन नहीं है, साफ़ सफाई कम है। इन सब चीज़ों की वजह से अर्बन एरिया में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन स्टैग्नेंट है ना, स्थिर है। इंडिया रिस्क्स द फेट ऑफ सदर्न यूरोपियन इकोनॉमीज सच एज इटली एंड ग्रीस वेयर लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ प्लेस्ड अ लॉन्ग टर्म ड्रैग ऑन ग्रोथ। दक्षिण यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इटली और ग्रीस, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर भी जो 50% पॉपुलेशन है यानी विमेन पॉपुलेशन है, उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो या तो स्टैग्नेंट रहा या बहुत ही कम रहा, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है ड्रैग करता गया, यानी ज़्यादा उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, वैसा का वैसा ही बना रहा। तो अब हम लेसन क्या ले सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ से? अमेरिका ने क्या किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इक्वल पे और चाइल्ड केयर पे ध्यान दिया। इससे क्या हुआ, महिलाओं को लगा कि हमें काम करना चाहिए क्योंकि हमें भी इक्वल पे मिल रहा है ना। और जहाँ तक ये था कि बच्चों की केयर कौन करेगा, उसकी भी व्यवस्था कर दिया। तो जब ये दो चीज़ की व्यवस्था हो गई तो उनका आधा काम हो गया। जो अनपेड वर्क था बच्चे की देख रेख, उसकी जब व्यवस्था हो गई तब उनके पास समय बचा, तो अब वो क्या करेंगी, इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन करेंगी, जॉब करेंगी। ठीक, तो अमेरिका ने ये किया। चाइना ने क्या किया, चाइना ने 1978 के बाद कुछ रिफॉर्म्स लिए जिससे उनका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो लगभग 60% तक बढ़ गया। इसी तरह से जापान को भी फ़ायदा हुआ, है ना। तो हमें क्या सीखना है इन सब से कि दीज नेशंस इन्वेस्टेड इन लीगल प्रोटेक्शंस, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स ट्रेनिंग विच आर एरियाज वेयर इंडिया लैक्स। इन देशों ने लीगल प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इक्वल पे, इन सब चीज़ पर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की देख रेख, ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई, उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था किया, तब जाके इन देशों में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा और जीडीपी और इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा, है ना। इन सब चीज़ों पर ही इंडिया को भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक, और क्या है, और क्या कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म और ब्लैंकेट कैश ट्रांसफर्स, इंडिया नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट एम्पावर विमेन एज इकोनॉमिक एजेंट्स। अभी आप देख रहे हैं ना, बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहाँ कितना महिलाओं को कैश वाला बेनिफिट दिया जा रहा है। दिल्ली में भी किया गया था 2100 रुपये, है ना। तो पैसे देने भर से कुछ होने वाला नहीं है, वो उन पैसों का क्या यूज़ हो रहा है वी डोंट नो। पैसे देने के बजाय हमको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने चाहिए। कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लाइक विमेन का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, वर्क फोर्स में इनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इनका हेल्थ, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें इनके लिए बनाई जाएँ, अच्छी व्यवस्था की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारे जाएँ। इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए हमें, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कर्नाटका की शक्ति स्कीम है, तो इस स्कीम के अंतर्गत फ्री पब्लिक बस अवेलेबल कराई जाती है विमेन के लिए, उनसे पैसे नहीं लिए जाते, उनके लिए फ्री है बस सेवा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि 2023 में ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद क्योंकि ये फ्री है तो फीमेल राइडरशिप जो है बढ़ के लगभग 40% हो गई, यानी फीमेल अब ज़्यादा बाहर निकल रही हैं घर से, कुछ काम कर रही हैं, ठीक है। इस तरह की स्कीम चलाई जानी चाहिए। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। और क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्टिंग स्पेंडिंग फ्रॉम ब्रॉड वेलफेयर स्कीम्स टू टारगेटेड प्रोग्राम्स सच एज इंसेंटिव्स फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। कि इस तरह की वेलफेयर स्कीम की हम 2100 रुपये, 2200 रुपये दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन सबसे अच्छा है कि एक टारगेटेड प्रोग्राम चलाया जाए। उदाहरण के तौर पे इसमें दिया है कि टैक्स इंसेंटिव दिया जाए, डिजिटल इंक्लूजन ड्राइव्स चलाए जाएँ, यानी कि इनकी जो डिजिटल इलिटरेसी है उसको कम किया जाए, जेंडर फोकस्ड स्किलिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएँ खासकर विमेन के लिए। इस तरह के जो सुधार हैं ये ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और क्या करना चाहिए, फॉर्मलाइजिंग गिग एंड पार्ट टाइम वर्क। इस समय मिलियंस ऑफ विमेन आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे सेक्टर को, इनफॉर्मल सेक्टर को हमें फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी दी जा सके, उनको भी रेगुलेट किया जा सके, सेफ्टी दी जा सके। उदाहरण के तौर पे दिया है कि यहाँ पे अर्बन कंपनी है एक, जहाँ पे लगभग 15,000 महिलाएं काम कर रही हैं, जो कि लगभग 18,000 से 25,000 रुपये महीना कमा रही हैं। ठीक, सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, मैटरनिटी बेनिफिट दे रही है, स्किल डेवलपमेंट का मौका दे रही है,
और एम्फेसाइज करती है ये कंपनी सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड ट्रांसपेरेंट पे पे, ठीक, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो अर्बन कंपनी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हुए भी आपको सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे। और एक उदाहरण है, ये तो प्राइवेट कंपनी का उदाहरण था, एक और उदाहरण है जो कि गवर्नमेंट का उदाहरण है। राजस्थान में एक स्कीम है, कौन सी? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके अंतर्गत 4 करोड़ रोजगार क्रिएट किए गए हैं, जिसमें लगभग 65% महिलाएं हैं। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे सैनिटेशन का ध्यान है, केयर किया जाता है, बच्चों के केयर की व्यवस्था है। देखो, जब महिलाओं का अनपेड वर्क का जो बर्डन है वो कम होगा तो इनके पास मौका मिलेगा कि इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस तरह की जो पब्लिक स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ऐसी स्कीम चलाई जानी चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, नेबरहुड बेस्ड जॉब हो, यानी बहुत दूर न जाना पड़े, सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई हो, है ना, केयर वर्क हो जहाँ पे बच्चों का देखभाल करने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो। इस तरह की स्कीम्स को यहाँ पे चलाए जाने की आवश्यकता है। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज के आर्टिकल समझ में आए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक भी दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।